बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से प्रोबेबिलिटी को कुछ आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर को देख चुके हैं। यह आपका चौथा लेक्चर शुरू होता है और पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग 31A एक्सरसाइज 31A को पूरी तरह से बना चुके हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 31B आता है, लेकिन 31B को बनाने से पहले उसके पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे रिजल्ट हमको उसमें जानने होते हैं, बहुत सारे बेसिक नॉलेज की जानकारियां होनी ज़रूरी हो जाती है, तभी हम एक्सरसाइज 31B को बना सकते हैं। जैसा कि आप बुक में जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी में जितने भी थ्योरम्स दिए गए हैं उस थ्योरम को हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। लेकिन उस थ्योरम को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की जानकारी आप लोगों को मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगा, क्योंकि सेट थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सेट थ्योरी में जैसा कि सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट का जो डेफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट कहते हैं आप लोग उसे। और उसमें आपने पढ़ा ए यूनियन बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी का भी डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद ए माइनस बी डिफरेंस भी पढ़ा आपने, और न जाने बहुत सारा जानकारी आपके पास है उस सेट से रिलेटेड। अगर सेट आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप सेट थ्योरी को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सेट का क्या ज़रूरत पड़ गया इस प्रोबेबिलिटी में, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, माफ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ही बात आ रहा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को आप पढ़े होंगे और इससे रिलेटेड आप बहुत सारा प्रॉब्लम भी बनाए होंगे। अब वहाँ पर याद होगा आपको कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होता है, कहने का मतलब कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है फाई के बराबर होता है, इम्पटी सेट होता है, तो इस स्थिति में नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। हम लोग ये सारा चीज़ जो है सेट थ्योरी में ही जानकारी ले चुके हैं। तो अगर इस जानकारी में थोड़ी सी भी कमी है, आपको लगता है कि नहीं ये सब जानकारी हमको पता नहीं है, तो सेट थ्योरी को जाके देख सकते हैं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि मान लीजिए कि एस बी ए सैंपल स्पेस है। तो यहाँ जैसे हम लोग वहाँ पर मानते थे ना यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ एस जो है आपका सैंपल स्पेस, समझ लीजिए यूनिवर्सल सेट के तरह ही काम करता है ना। और उसके बाद इसमें इवेंट हम E1 और E2 दो इवेंट हम लोग लेते हैं, और यह दो इवेंट जो है आपका इंटरसेक्टिंग है या क्या है, इससे हमको अभी किसी तरह की जानकारी नहीं रखनी है। अब यहाँ पर दो इवेंट के लिए अगर हम E1 यूनियन E2 लिखें, दो इवेंट का यूनियन लिखें, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं E1 और E2। अगर प्रोबेबिलिटी में आपको E1 और E2 लिखा हुआ मिले तो आप उसको E1 यूनियन E2 समझिए। अगर प्रोबेबिलिटी में E1 इंटरसेक्शन E2 इस तरह से हो, E1 एंड E2 लिखा हुआ मिले, तो आप इसे जो है एंड समझिए, इंटरसेक्शन को, है ना, एंड लगा के यूज करना है। अब इसी फॉर्मूला के पर आधारित हम जो है E1 और E2 को बिठाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन यूनियन E2, है ना। हालांकि प्रोबेबिलिटी को हटाइए, अगर जो हम नंबर भी यहाँ लें, नंबर ऑफ E1 इवेंट यूनियन E2 इक्वल टू नंबर ऑफ E1 इवेंट नंबर ऑफ E2 इवेंट माइनस नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि सभी टर्म को हम नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें और नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एस से डिवाइड करके आपको इसलिए बताया
कि जितने भी प्रॉब्लम इसमें दिए रहेंगे नंबर ऑफ इवेंट आपको पता चलेगा, नंबर ऑफ इवेंट आपको पता चलेगा, नंबर ऑफ इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2 पता चलेगा। तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ S से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इवेंट निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकते हैं। इसके बाद एक चीज और जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है आपको कि हम लोग जो है ए डिफरेंस ए माइनस बी को सेट थ्योरी में लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिखते थे। याद कीजिए, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिखते हैं, और ए माइनस बी जो है डिफरेंस में क्या कहता है कि इसमें से ए का वही सब एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा जो कि बी में नहीं हो, यानी कि जो जो एलिमेंट बी में होगा उसको हम हटा देंगे। अगर b माइनस ए हमारा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट हो गया। तो b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। अब यहां पर एक चीज आपको याद दिलाएंगे कि इसको a माइनस बी को हम लोग कैसे निकालते थे कि नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ a माइनस बी आपको निकालना होता था तो हम लोग निकालते नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, इस तरह से निकालते थे। अगर नंबर ऑफ b माइनस a आपको निकालना है, सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो यह नंबर ऑफ b में माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं हमारा, ये सब फॉर्मूला सेट थ्योरी का ही है। अब इसी सेट थ्योरी का फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रोबेबिलिटी में, है कि नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा रहे, हालांकि हम लोग जान रहे हैं कि यह चीज़ जो है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर n के जगह पे प्रोबेबिलिटी ले लें तो प्रोबेबिलिटी a माइनस बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बार, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इस फॉर्मूले की हमको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम बनाएंगे इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर पी बी माइनस ए रहे तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, है ना, यानी कि ए का कंप्लीमेंट नॉट ए, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ ए के जगह पे आप मान लीजिए E1 रख देते हैं और बी के जगह पे आप E2 रख देते हैं, तो आप रख के देख सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट बन जाता है। तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी यह एक्सरसाइज 31B को बनाने में। इसके बाद के सारे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसमें बनते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोग कॉपी में देखेंगे और कॉपी में ठीक तरह से देख कर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने कॉपी के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेट S बी द सैंपल स्पेस एंड लेट E बी द इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S इक्वल टू 0। हालांकि यह आप लोग जान रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0 कहने का मतलब यह आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S कहने का मतलब 1 कि यह जो है आपका श्योर इवेंट है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि S इज ए सैंपल स्पेस, S जो है आपका सैंपल स्पेस है एंड E जो है आपका, है ना, इज ए इवेंट है। तो यहाँ पर सोचिए कि निश्चित रूप से S जो है ना आपका, S का सबसेट हो जाएगा आपका E जो है S का सबसेट होगा। S में जितने भी इवेंट हैं, जैसे मान लीजिए यह जो है इवेंट का आउटकम्स का कलेक्शन है,
तो कुछ आउटकम्स ही ना हमारा ई में आते हैं, तो इसीलिए ई जो है सबसेट ऑफ एस हो जाएगा। अब यहाँ पर विचार करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई निश्चित रूप से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। अब एक चीज़ और सोचिए कि अगर ई कुछ इवेंट है तो ई जो है यह भी सबसेट फाई का तो हो ही सकता है भाई। इम्पटी सेट का जो है कोई भी सेट है हमारा, कोई भी सेट है, तो इस सेट का जो है इम्पटी सेट जो होता है हमेशा सबसेट होता है। इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। हालांकि यह सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यह 0 लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ ई और यह लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एस लिख सकते हैं। अब इसमें से हम क्या किए, 0 को उठा लिए और नंबर ऑफ ई को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों साइड में हम क्या किए, नंबर ऑफ एस से डिवाइड किए और इसको भी जो है हम नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दिए। अब जब दोनों को नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दिए तो यह तो आपका पोर्शन 0 हो गया। 0 लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस बच जाता है। अब याद कीजिए, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या हो गया, यह जो इनइक्वलिटी का जो रिलेशन है यह भी हमारा चेंज हो गया। उसी तरह से दूसरा नंबर में आपका जैसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई का जो प्रोबेबिलिटी होगा यह 0 होगा। हम लोग जान रहे हैं कि फाई जो होता है आपका इम्पटी सेट होता है। कैसा सेट होता है, इम्पटी सेट होता है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई में कितने एलिमेंट होते हैं, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि 0 एलिमेंट होते हैं। अब यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई को नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, यह भी आपका 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0। लेकिन इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो बड़ी आसानी से यह भी प्रूफ हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, यहाँ कहता है कि S जो है आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। S क्या है, सैंपल स्पेस है। क्लियर है। अब यदि हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए तो यह आपका बन जाएगा 1। अब जैसा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, पीई निकालना है तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस लिखते हैं। मान ली प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालना है तो नंबर ऑफ सेट आर बाय नंबर ऑफ एस लिखते हैं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालना है एस, तो नंबर ऑफ एस बाय नंबर ऑफ एस तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए यह जो हो जाएगा किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पी एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम लोग 1 कह सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2 बात को समझेंगे। पहली बात क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक समझेंगे, ये चीज़ समझेंगे। और दूसरा हम लोग समझेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यहाँ क्या होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब हो गया कि 2 इवेंट आपका E1 और E2 है। अगर दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, E1 इंटरसेक्शन E2 जो है यह फाई के बराबर है, तो यह आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। लेकिन एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कब बन जाता है,
जब ऐसा कंडीशन तो हो E1 और E2 जो है आपका इक्वल टू 5 के बराबर हो। लेकिन अगर आप यूनियन निकालते हैं E1 का यूनियन E2 के साथ करते हैं तो यह आपका S मिल जाए, यानी कि यह क्या मिल जाए आपको, सैंपल स्पेस मिल जाए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि E1 यूनियन अगर E2 आप निकालते हैं तो यह आपका S के बराबर नहीं होता है। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के मदद से। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे एक डाई है आपका, है ना, और इस डाई को जो है के दो पार्ट को हम लोग को समझना है। एक समझना है हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझना है, और एक समझना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव को समझना है, एग्जॉस्टिव इवेंट को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दो इवेंट कंसीडर करते हैं। E1 में जैसे हम ले लिए 1 2 एक इवेंट ले लिए। चलिए भाई, डाई में जो सैंपल स्पेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस होता है डाई का। तो अब इस डाई का जो सैंपल स्पेस हमारा है, इसमें से हमारा इवेंट E1 1 2 चाहिए, ये 1 और 2 चाहिए, और E2 में जो है हमको 5 और 6 चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि E1 जो है इंटरसेक्शन E2 करें हम तो यह 5 निकलता है। अगर E1 यूनियन E2 कर लें, E1 यूनियन E2 कर लें तो यह निश्चित रूप से यह S के बराबर नहीं है। तो ऐसे इवेंट में यह दोनों इवेंट जो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक इवेंट E जो लिए एग्जॉस्टिव होने के लिए, इसमें ऑड नंबर है सारा, 1 3 5, ये सब ऑड नंबर है। और E2 जो इवेंट लिए इसमें जो है 2 4 6 इवन नंबर का एलिमेंट है। तो यहाँ निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे तो यह आपका 5 हो जाएगा, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर E1 यूनियन E2 करते हैं तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और 6 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह S के बराबर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यह जो आप यूनियन देख रहे हैं, इस यूनियन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2 जो है यह आपका नंबर ऑफ S के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2 जो है यह आपका S के बराबर, नंबर ऑफ S के बराबर नहीं होगा। अब इसकी विशेषता देखिए, नंबर ऑफ E1 को अगर नंबर ऑफ S से डिवाइड कर दें, यहाँ भी नंबर ऑफ E2 को हम लोग नंबर ऑफ S से डिवाइड कर दें तो यह 1 के बराबर हो जाता है। क्यों, नंबर ऑफ S से इधर भी डिवाइड होगा। तो यह जो है आपका प्रोबेबिलिटी किसका है, E1 का प्रोबेबिलिटी है। यह किसका प्रोबेबिलिटी है, E2 का प्रोबेबिलिटी है, इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो तो सारे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है, सारे इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वह 1 होता है। अगर मान लीजिए कि E1 E2 और E3 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, एग्जॉस्टिव इवेंट हो, तो यह निश्चित रूप से आप दिमाग में बिठा लीजिए कि P1 प्लस PE2 प्लस PE3 ये तीनों का जो सम होगा ना, ये हमेशा यह आपका 1 के बराबर होगा। जबकि इसमें जो है E1 नंबर ऑफ E2 नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ S होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को हम जो है 1 के बराबर नहीं कह सकते हैं। अगर यह 1 के बराबर हो जाता है तो ये कंडीशन आ जाता है आपका।
इसके बाद हम लोग देखें थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 में जैसा कि मान लिया जाए कि E1 एंड E2 आपका दो इवेंट है, ये दो आपका E1 और E2 क्या है, एक तरह का सेट ही है। अब हम लोग जैसे सेट में पढ़ते थे कि ए और बी सेट होता है तो ए यूनियन बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी भी होता है। अब क्या होता है कि अगर ऐसा रहे कि इवेंट E1 एंड इवेंट E2, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इवेंट E1 इंटरसेक्शन इवेंट E2, यानी कि एंड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन के माध्यम से। अब यदि ऐसा हो E1 और E2 रहे, है ना, ये इस तरह से दोनों इवेंट जुड़ा रहे और में, या तो ये हो या तो ये हो, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 लिखते हैं। और इसके बाद जो है और जो होता है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी आधार पर हमारा क्या कहते हैं, एक थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि थ्योरम नंबर 2 आप बुक में देखिए, यह बुक है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो आपको समझ में आ ही गया, यानी कि दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि यह जो आपका प्रोबेबिलिटी जो होता है E1 एंड E2 का, प्रोबेबिलिटी E1 और E2 का 0 के बराबर होता है। इसी को कहता है कि दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो हो जाएगा यह आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बस इतना ही सपोर्ट में इसका दे सकते हैं कि अगर E1 एंड E2 जो है आपका कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो E1 एंड E2 मतलब हो गया कि E1 और इंटरसेक्शन E2 जो है निश्चित रूप से फाई के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई फाई के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में आपको बताया। क्या हो जाएगा, यह फाई के बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फाई के ही बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ E1 करें इंटरसेक्शन नंबर ऑफ E2 करें तो यह भी आपका नंबर ऑफ फाई हो जाएगा। अगर इसको नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें और इसको भी नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें तो यह आज आपका हो जाएगा P5 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P5 लिख सकते हैं। अब P5 का वैल्यू तो 0 होता है, अभी अभी तुरंत पहला थ्योरम में हम लोग प्रूव किए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है इंटरसेक्शन E2 यह किसके बराबर हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर यह आपको कहा जा रहा था कि यह जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो हो गया यह प्रूफ। इसके बाद कहता है कि अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P E1 यूनियन E2 को जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं भाई, इसके लिए हम सपोर्ट में यही लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 जो है आपका नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ आपका E2 हमारा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि E1 और E2 में जो है कोई एलिमेंट जो है आपका कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है भाई, जब इस दोनों का यूनियन लिखिएगा तो सब एलिमेंट यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। या तो दूसरे शब्दों में आप समझिए कि आप पढ़ते होंगे कि नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू, सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B
प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे पढ़ते थे। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ई 1 कर दिए, यूनियन E2 कर दिए। किसके लिए हम कर दिए? ए के लिए E1, अब फिर बी के लिए E2, अब फिर नंबर ऑफ ए के लिए E1 और नंबर ऑफ B2 के लिए E2। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये दोनों हो गया। अब इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे भाई? 0 लिखेंगे कि नहीं? यह कितना के बराबर है? 5 के बराबर है। E1 इंटरसेक्शन E2 जो है यह कितना है आपका? 0 है। तो अब यहाँ पर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। यानी कि हमने सीखा कि यहाँ पर हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहे तो P1 E1 प्लस PE2 हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहे, कहने का मतलब कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो है यह फाई के बराबर नहीं हो, तब हम क्या लिख सकते हैं? तो तब हम पूरा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये पूरा फॉर्मूला जैसा कि आप सेट थ्योरी में पढ़े थे उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बावजूद अगर बहुत सारे, नोट ध्यान में दीजिएगा कि अगर बहुत सारे इवेंट हो, E1 हो, E2 हो, आपका E3 हो या E4 हो, ये सारे जो सेट है पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। तो सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे डिसजॉइंट कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इसको और इसको उठा लेते हैं तो इस दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इसको और इसको उठा लेते हैं तो इस दोनों में भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए पेयर वाइज डिसजॉइंट एलिमेंट हमने कहा। तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 है ना, और यह आपका En तक गया हुआ है, तो इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर दीजिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर दीजिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कर दीजिए, और इसी तरह से इसको जोड़ते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ En तक आप पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद हम लोग का एक थ्योरम है आपका यही चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन जो है E2 इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो इसे जो है आप फॉर्मूला आपके लिए याद रखना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि यह चीज़ जो है आप ऑलरेडी क्लास 11 में ही सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, है ना। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PE1 यूनियन के लिए और लिखते हैं E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखिए, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 लिखिए। यानी कि हम लोग इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं और यूनियन के लिए और यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसमें से कुछ थ्योरम्स को और भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और वहीं पर आपका इस थ्योरम को भी आप पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 है ना, 3 सेट का यूनियन रहे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई, जबकि E1 E2 E3 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि E1, E2 और E3 जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। ये सारे जो है एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता तो क्या लिख देते हैं हम लोग, सिंपल इसी तरह लिख देते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं हम लोग। जैसा क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इस जगह लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं इस जगह लिखे हुए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं, और इसके लिए हम लिख सकते हैं PE1 प्लस PE2 लिख सकते हैं, प्लस PE3 लिखते हैं, फिर माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 लिखते हैं, फिर माइनस PE2 इंटरसेक्शन E3 लिखते हैं, फिर माइनस PE1 इंटरसेक्शन E3 लिखते हैं, फिर लास्ट में PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 लिखकर यह फॉर्मूला हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लोग और एक चीज़ जान लें कि अगर जो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हो, है ना, थ्योरम 5 में कहता है आपका क्या है ना, थ्योरम 5 में जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए दिया गया है, E1 और E3 जो है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट हो तो देन PE1 प्लस PE2 इक्वल टू 1 होता है। इसी चीज़ को हमने आपको पीछे ही बताया, यहाँ पे आपको हमने बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो तो निश्चित रूप से PE1 और PE2 का जो सम होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है, और यही आपका प्रूफ भी हो गया। अगर यहाँ E1, E2 और E3 तीन इवेंट हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो तो तीनों के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वह आपका 1 के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए जो आपका यह थ्योरम है, आपके बुक में जो थ्योरम दिया गया है 5 नंबर, इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए आप जान ही रहे हैं कि अगर हम लोग को नॉट ई निकालना होता है, जैसे कोई इवेंट प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का हमको दिया गया है, तो P नॉट ई अगर हमको निकालना है तो 1 माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, PE लिखते हैं। इसी P नॉट ई को हम लोग E बार से भी डिनोट करते हैं, E बार से भी डिनोट करते हैं, जिसको 1 माइनस PE हम लोग लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यह भी याद रखें, है कि नहीं। और उसके बाद आपको याद होगा कि अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 है दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यह आपका थ्योरम नंबर 7 कहता है। थ्योरम नंबर 7 को आप देख सकते हैं, इफ टू कंपेटिबल इवेंट्स E1 एंड E2, PE1 माइनस E2 PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो कंपेटिबल कहने का मतलब हुआ कि अगर डिसजॉइंट नहीं है यह, है ना, डिसजॉइंट नहीं है तो यह कंपेटिबल है। कहने का मतलब कि E1 और E2 का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं होता है, तब यह कंपेटिबल इवेंट्स कहलाता है। और सेट थ्योरी में आप जाके देखिए, वहाँ पढ़े होंगे PA माइनस B आपको निकालना है ना, नंबर ऑफ A माइनस B आपको निकालना है। वहाँ तो नंबर ऑफ ही हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ A माइनस B निकालना है। तो यह जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस, माफ करेंगे, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अगर नंबर ऑफ B माइनस A निकालना है आपको, सेट थ्योरी में बताए थे, नंबर ऑफ B लिखिए, है ना, नंबर ऑफ B लिखिए, आपको में माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को कर दीजिए। और एक चीज ध्यान रखना है कि A माइनस B को जो है हम लोग A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट भी लिख सकते थे। अगर B माइनस A हमारा है तो इसको हम लिख सकते हैं
बी कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब यदि इसको उल्टा भी दीजिए, जैसे कहने का मतलब कि बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए लिख देंगे तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, तीनों का मीनिंग सेम होता है। उसके बाद b माइनस ए है तो b इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यानी कि नॉट ए, तो यह आपका क्या हो गया कि a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग इवेंट में लेके चलें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। जैसा कि सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े हैं उसी तरह से यहाँ प्रोबेबिलिटी पर भी फॉर्मूला लागू होता है। अब दूसरे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस E1 अगर हमको लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पहले जो है उसको लिखिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 लिखेंगे जैसा कि दूसरे में हमने लिखा है। तीसरे नंबर के लिए हम लोग देखिए कि E1 माइनस E2 अगर रहे, E1 माइनस E2 रहे और इसकी क्या रहे, प्रोबेबिलिटी रहे, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट। अब यदि प्रोबेबिलिटी E2 माइनस E1 रहे तो इसको हम यह भी समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 का कंप्लीमेंट समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह चीज जो है, यह चीज इसके बराबर है और यह चीज जो है आपका इसके बराबर है, यानी कि इसको जो है आप यह भी लिख सकते हैं PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए PE2 इंटरसेक्शन E1 का कंप्लीमेंट, यहाँ पर देखिए E2 माइनस E1 लिखे हैं। अब PE2 माइनस E1 को हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग इतना लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकते हैं हम लोग। और यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, याद रखना है, इसका ज़रूरत जो है हम लोगों को पढ़ने वाला है ना। बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब आगे के कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो है अगला थ्योरम कहता है कि इफ़ E1 एंड E2 बी द टू इवेंट सच दैट E1 सबसेट E2 देन PE1 लेस देन और इक्वल टू PE2। तो भाई इस चीज़ की चर्चा तो हम पहले भी किए हुए हैं। अगर सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर E1 और E2, E1 जो है सबसेट है आपका E2 का, तो इसमें जो एलिमेंट होगा निश्चित रूप से इसमें जो एलिमेंट होगा कम होगा या बराबर होगा, इसमें कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। अब नंबर ऑफ E1 को अगर PE नंबर ऑफ S से डिवाइड कर दे, किसी सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे, इसका कंसर्निंग सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, तो यह लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ E2 बाय नंबर ऑफ S। तो निश्चित रूप से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि ये रहे तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि ये रहे तो हम इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट थ्योरम देखेंगे। ऐसे हमने शुरू में ही बताया था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 से 1 के बीच होती है। तो इसको भी याद रखेंगे कि 0 से लेकर 1 के बीच जो है किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसी के साथ जो है इसका थ्योरी पोर्शन जो है समाप्त होता है।
है ना, इंड होता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बनाएंगे, यानी कि आपका एक्सरसाइज जो हो गया, यह एक्सरसाइज आपका हो गया 31B। तो 31B के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना है। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।